नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका परीक्षा स्टडी 24 यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपको डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के विषय बाल विकास को कराएंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी वाले बटन को दबा लें, जिससे नेक्स्ट आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। यदि आप चैनल पर नए हैं और आपको क्लास का टाइम नहीं पता है तो हम आपको बता दें, क्लास आपकी शाम 6 बजे आती है। कितने बजे? लाइव क्लास 6 बजे आती है। आप 6 बजे देख सकते हैं डीएलएड प्रथम सेमेस्टर की। अब देखते हैं दोस्तों, हम आपको ये टॉपिक करा चुके हैं, बाल विकास का अर्थ, बाल विकास की अवस्थाएं भी करा चुके हैं और भाषा विकास, यानी कि ये सभी टॉपिक हम आपको करा चुके हैं यहाँ तक। आज हम आपको नेक्स्ट टॉपिक कराएंगे। ये आपका सिलेबस है। जिन छात्रों को सिलेबस नहीं मिला है वह इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक ज्वाइन कर ले और वहाँ से ले सकते हैं। यदि और कोई दिक्कत है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं 8445766464। यहाँ से भी आप ले सकते हैं सिलेबस डीएलएड प्रथम सेमेस्टर का। आज हम आपको अधिगम का अर्थ और सीखने के सिद्धांत, ये टॉपिक कराएंगे। एक एक करके देखते रहें, समझते हैं दोस्तों। अधिगम 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 को समझते हैं। समझते हैं दोस्तों। अधिगम अधिगम को इंग्लिश में लर्निंग कहते हैं। क्या कहते हैं? अंग्रेजी में लर्निंग कहते हैं। लर्निंग का मतलब सीखना। तो हम कह सकते हैं अधिगम का जो अर्थ होगा वो होगा सीखना। क्या होगा? सीखना। और हमारी कोशिश यह रहती है कि आपको शब्द का अर्थ समझा दिया जाए जिससे आप अपनी भाषा में लिख सकें। सीखना यानी यदि आप कुछ सीखते हैं तो आपके व्यवहार में परिवर्तन आएगा, आपके रहन सहन में परिवर्तन आ जाएगा, बोलने के तरीके में, व्यवहार में। तो ये सभी क्या है? परिवर्तन आते हैं यदि आप कुछ सीखते हैं। लेकिन अधिगम की जब आप डेफिनेशन देंगे तो उसमें आपको ये ध्यान रखना होगा कि अभ्यास और अनुभव के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन तो है, लेकिन किसके द्वारा आया है? अभ्यास के द्वारा, अनुभव के द्वारा। अभ्यास और अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? सीखना कहते हैं या फिर अधिगम कहते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। ऐसा नहीं कि परिवर्तन तो और भी तरीके से आ जाते हैं, लेकिन अभ्यास और अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाला परिवर्तन ही सीखना है। ये डेफिनेशन आप ध्यान रखें। अब आप सोच रहे होंगे कि और कैसे परिवर्तन आ सकता है। यदि कोई व्यक्ति दारू पी ले तो उसके व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है। हमें बताने की ज़रूरत नहीं है, आप जानते हैं। लेकिन आपको जो डेफिनेशन लिखनी है अधिगम की, उसमें क्या है? अभ्यास और अनुभव के द्वारा। किसके द्वारा? अभ्यास और अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? अधिगम कहते हैं। परिवर्तन को क्या कहते हैं? अधिगम कहते हैं। तो इस प्रकार आप अर्थ लिख सकते हैं। अधिगम क्या है? व्यवहार में परिवर्तन है। किसके द्वारा परिवर्तन आया है? अभ्यास और अनुभव के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, ये अर्थ में आप लिख सकते हैं या फिर जो हमने अधिगम का जो अर्थ समझाया है वो यही है कि अभ्यास और अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। ये अर्थ है अधिगम का। इस शब्द का अर्थ आपने समझ लिया। अब देखते हैं परिभाषा। परिभाषा आपको क्या है? किसी भी मनोवैज्ञानिक के अनुसार लिखनी होती है। तो वुडवर्थ ने क्या बताया है? नवीन ज्ञान तथा नवीन ज्ञान मतलब नए ज्ञान तथा नवीन प्रक्रियाओं का अर्जन करने की प्रक्रिया क्या है? अधिगम है। आपने देखा जो अधिगम क्या है? सीखना है। तो यहाँ पर जो शब्द है अर्जन, इसका मतलब क्या है?
ग्रेड करना, सीखना। तो वुडवर्थ ने क्या बताया, नवीन ज्ञान तथा नवीन प्रक्रियाओं का अर्जन करने की प्रक्रिया अधिगम है। गेट्स व अन्य के अनुसार अनुभव तथा प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन अधिगम है। ये किसने बताया, गेट्स से बना, गेट्स व अन्य, यानी जो गेट्स हैं इनके साथ इनके सहपाठी भी होंगे, इसलिए यहाँ पर अन्य का यूज हुआ है। क्रो एंड क्रो के अनुसार देखते हैं, आदतों, ज्ञान तथा आवृत्तियों का अर्जन ही अधिगम है। किसका, आदतों, ज्ञान तथा अभिवृत्तियों का अर्जन ही अधिगम है। क्रॉनबेक के अनुसार सीखना अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन द्वारा व्यक्त होता है। तो इस प्रकार आपने अधिगम की परिभाषा देखी। परिभाषा लिखनी होती है किसी भी मनोवैज्ञानिक के नाम के अनुसार, मनोवैज्ञानिक का नाम देना होता है, और अर्थ लिखना हो, आशय लिखना हो या कुछ भी लिखना हो, या अधिगम के बारे में आपको समझना है तो अर्थ से आप समझ सकते हैं। व्यवहार में परिवर्तन आ रहा है यानी अधिगम है, लेकिन अभ्यास और किसके द्वारा, अनुभव के द्वारा होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, सीखने या अधिगम की विशेषताएं। क्या विशेषताएं हैं? अधिगम एक मानसिक प्रक्रिया है, ये विशेषता है। अधिगम व्यवहार में परिवर्तन लाता है, व्यवहार में परिवर्तन लाता है। अधिगम जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। अधिगम बुद्धि में विकास करना है। अधिगम क्या है, बुद्धि में विकास करता है। अधिगम क्या है, व्यवहार में परिवर्तन करता है। अधिगम समायोजन में सहायक होता है। अधिगम व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में सहायक होता है। तो इस प्रकार आप जब आपने देखा जो अधिगम क्या है, सीखना है। हम विद्यालय में जाते हैं और वहाँ पर कुछ न कुछ सीखते हैं, तो वही क्या है, अधिगम है। तो इस प्रकार आप विशेषताएं लिख सकते हैं, और जो आपको लग रही हैं कि हम और भी विशेषताएं दे सकते हैं तो आप दे सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि आपको जो पेपर में लिखना होता है अपनी भाषा में लिखना होता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, अधिगम के सोपान या प्रक्रिया। तो क्या क्या सोपान हैं या क्या क्या प्रक्रिया हैं? अभिप्रेरणा, विभिन्न अनुक्रियाएं, बाधाएं, पुनर्बलन, अनुभवों का संगठन, लक्ष्य। और हम आपको बता दें, सिलेबस में जितने भी टॉपिक हैं या फिर हम नोट्स में जो भी कराते हैं वो आपके पेपर में पूछे ही जाते हैं, क्योंकि ये बाल विकास का पेपर आपका 50 नंबर का पेपर है। कितने नंबर का है? 50 का, और 40 प्रश्न आएंगे। तो आप समझ लें कि जब 40 प्रश्न आएंगे तो टॉपिक तो इतने हैवी नहीं है, टॉपिक होंगे कम से कम 20-25, और प्रश्न आने 40। तो यानी जितने भी आपके सिलेबस में टॉपिक हैं वो सभी आएंगे, ये ध्यान रखें। तो कोई भी इसमें शॉर्टकट ना करे, सीखते रहें। अधिगम के प्रकार, जो अधिगम के प्रकार हैं वो गैने के द्वारा यहाँ पर बताए जा रहे हैं। तो R.M. गैने ने अपनी पुस्तक दी कंडीशन ऑफ लर्निंग में अधिगम के 8 प्रकार बताए हैं। गैने ने अधिगम को 8 वर्गों में वर्गीकृत करते हुए उन्हें एक सोपान की यानी स्टेप के रूप में प्रस्तुत किया है। समझते हैं दोस्तों। पहला क्या है? सांकेतिक सीखना। दूसरा उद्दीपन अनुक्रिया सीखना। तीसरा सरल श्रृंखला सीखना। चौथा शाब्दिक सहचर्य सीखना। पांचवा विभेदीकरण सीखना। छठवां संप्रत्यय सीखना। सातवां नियम सीखना। आठवां है और अंतिम है समस्या समाधान सीखना। तो ये क्या है, आपको लिखकर और समझने होंगे, और नोट्स प्रॉपर बनाते चलें। नेक्स्ट देखते हैं, जिससे पेपर में रिवीजन करने में आसानी होती है। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक या तत्व किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है। आपके में एक बार पूछा गया है कारक और एक बार पूछा गया है तत्व, तो एक ही बात है। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक या सीखने को प्रभावित करने वाले कारक क्या हो सकते हैं, कौन प्रभावित कर सकता है? तो इसमें समझ लें, सीखने की इच्छा। यदि आपके सीखने की इच्छा नहीं है तो आपको अध्यापक कितना भी सिखाता रहे आप नहीं सीख सकते। तो सीखने की इच्छा, यदि बालकों में विषय सामग्री को सीखने की इच्छा होती है तो वो
प्रतिकूल परिस्थिति में भी सीख लेते हैं। यदि इच्छा नहीं है तो कितनी भी अनुकूल परिस्थिति हो तब भी वह नहीं सीखेंगे। बालक का शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य यानी यदि बालक स्वस्थ है, उसे कोई बीमारी नहीं है, तो क्या है, पढ़ने में भी मन लगेगा। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि जो बालक शारीरिक तथा मानसिक रूप से स्वस्थ होते हैं वह शीघ्र सीख लेते हैं। स्वस्थ नहीं है तो वह सीखने में बाधक हैं। परिपक्वता, शारीरिक और मानसिक दृष्टि से परिपक्व बालक बालिकाएं सीखने के लिए सदैव तैयार रहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं प्रेरणा, मोटिवेशन। प्रेरणा बालकों को सीखने के लिए प्रेरित करती है। प्रेरणा क्या है? बालकों को सीखने के लिए प्रेरित करती है। जिस प्रकार हम आपको बताते हैं कि पेपर में 40 प्रश्न आएंगे तो आपको सभी टॉपिक करने पड़ेंगे। या फिर प्रेरणा और भी दे सकते हैं मोटिवेशन, कि यदि आप इसे जो आप कोर्स कर रहे हैं डीएलएड का, इसे करने के बाद आप शिक्षक बनेंगे तो आपको क्या है, एक प्रेरणा मिल रही है कि हमें इसे पढ़ना चाहिए। विषय सामग्री का स्वरूप, बालक कठिन व अर्थहीन सामग्री की अपेक्षा सरल व अर्थपूर्ण सामग्री सरलता से सीख लेते हैं। तो विषय सामग्री का जो स्वरूप है वह सरल होना चाहिए। वातावरण, बालक के सीखने पर वातावरण का प्रभाव पड़ता है, अतः वातावरण शांत व बालक के अनुकूल होना चाहिए। तो ये क्या हैं? अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, यानी सीखने को प्रभावित करने वाले कारक। नेक्स्ट है शारीरिक व मानसिक थकान। जब बालक शारीरिक व मानसिक रूप से थका होता है तो वह सीख नहीं पाता है, तो सीखने में बाधा उत्पन्न हो जाती है। तो ये आपके प्रश्न पूछे गए हैं और डायरेक्ट हेडिंग के रूप में भी पूछे गए हैं। परिपक्वता क्या है? ठीक है, यानी अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक में ये पूछ लेगा कि परिपक्वता के बारे में बताइए, तो आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों अधिगम के प्रकार। सामान्यतः अधिगम के 2 प्रकार होते हैं सामान्यतः। एक तो गामक अधिगम जिसे मूर्त अधिगम कहते हैं। जब बालक शारीरिक अंगों यानी शरीर के अंगों द्वारा अधिगम करता है उसे गामक अधिगम कहते हैं। अधिगम का मतलब होता है सीखना, जैसे साइकिल चलाना सीखना, क्रिकेट खेलना सीखना, टाइपिंग करना सीखना, ये सभी गामक अधिगम के अंतर्गत आते हैं, यानी शरीर के अंगों द्वारा सीखना गामक अधिगम कहलाता है। नेक्स्ट है संज्ञानवादी अधिगम या अमूर्त अधिगम। जब बालक ज्ञानेंद्रियों या मस्तिष्क द्वारा अधिगम करता है उसे संज्ञानवादी अधिगम कहते हैं। जैसे योजना बनाना, तो क्या है, दिमाग से बनाएंगे, मस्तिष्क से बनाएंगे। चिंतन करना, गणित की समस्याओं का समाधान करना या समस्याओं को हल करना। ठीक है, भाषण देना, तो ये संज्ञानवादी अधिगम के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रकार आपने अधिगम के सामान्यतः 2 प्रकार देखे, गामक अधिगम, संज्ञानवादी अधिगम। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों सीखने का वक्र या फिर अधिगम का वक्र। इसे समझते हैं। अधिगम का वक्र क्या होता है? जो सीखने की गति होती है को रेखा पेपर पर, जो सीखने की गति है उसे रेखा के माध्यम से ग्राफ पेपर पर प्रदर्शित करना। जो सीखने की गति होती है, कभी ऊपर जाता है ग्राफ पेपर, कभी नीचे आता है ग्राफ पेपर, कभी ऐसे चलता है। तो ये जो सीखने की गति होती है सीखने की गति को रेखा के माध्यम से ग्राफ पेपर पर प्रदर्शित करना अधिगम का वक्र कहलाता है या सीखने का वक्र कहलाता है। यह सीखने में होने वाली उन्नति व अवनति को व्यक्त करता है कि कितनी उन्नति हो रही है
और कितनी 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 अवनति हो रही है, यानी वृद्धि और कमी को व्यक्त करता है सीखने का वक्र या अधिगम का वक्र। अब इसके प्रकार समझते हैं। अधिगम वक्र के प्रकार या सीखने के वक्र के प्रकार एक ही बात है, कई बार ये अलग अलग ऐसे करके पूछ लिए जाते हैं तो आप समझ नहीं पाते हैं कि सीखने का वक्र अलग है या अधिगम का वक्र अलग है, तो दोनों एक ही हैं। अब देखते हैं दोस्तों धनात्मक अधिगम वक्र, इसे उन्नोत्तर वक्र भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, ये चित्र है आपका इस प्रकार। इसमें क्या होता है, अधिगम की दर पहले धीमी बाद में तीव्र हो जाती है। पहले धीमी थी ऐसे, ये इसके समांतर चल रही थी, धीरे धीरे फिर एकदम तीव्र हो गई। तो धीमी से तीव्र किसमें, धनात्मक अधिगम वक्र में। उदाहरण के लिए आप समझ सकते हैं, कीबोर्ड पर टाइपिंग सीखते समय सीखने की गति पहले धीमी होती है, अभ्यास होने पर टाइपिंग करने की या टाइपिंग करने में तीव्रता आ जाती है। ऋणात्मक अधिगम वक्र, इसे नतोदर वक्र भी कहते हैं। इसमें क्या है, अधिगम की दर पहले तीव्र और बाद में धीमी हो जाती है, तीव्र से धीमी। तो पहले क्या थी, तीव्र थी और फिर एकदम ग्राफ धीमी हो गई। जैसे कक्षा में प्रथम द्वितीय तृतीय कालांशों में सीखने की गति तीव्र होती है तथा आखिरी के कालांशों में सीखने की गति धीमी हो जाती है। जैसे आप विद्यालय जाते हैं, पहला आपका जो कालांश बोलते हैं या फिर हम घंटा कह सकते हैं, या फिर जो टाइम टेबल होता है कि पहला 1 घंटे का जो आपका पीरियड है, जो विषय है, विषय आपको जैसे पहले इंग्लिश पढ़ाई जाएगी, फिर हिंदी पढ़ाई जाएगी आधे आधे घंटे, जो लास्ट में जो आपको पढ़ाया जाएगा जो छुट्टी से पहले, तो उसमें क्या है, सीखने की दर कम हो जाएगी, ये मतलब है यहाँ पर। सरल रेखीय अधिगम वक्र या समान निष्पादन वक्र, अधिगम की दर सदैव एक समान। तो ये आप चित्र बना सकते हैं इस प्रकार। मिश्रित अधिगम वक्र, सर्पिकार या एस आकारी अधिगम वक्र, तो इसका चित्र ये है इस प्रकार। इसमें क्या होता है, इसे समझ लें। प्रारंभ में अधिगम की दर धीमी, फिर तीव्र, पुनः धीमी और तीव्र, ऐसे ही चलता रहता है, धीमी तीव्र धीमी तीव्र। तो इस प्रकार आपने अधिगम के वक्र देखे, अधिगम के वक्र के प्रकार देखे, धनात्मक, ऋणात्मक, सरल रेखीय, मिश्रित वक्र, ये पूछे जाते हैं आपके पेपर में, आप लिख सकते हैं। अधिगम वक्र की परिभाषा, यदि परिभाषा पूछी जाए तो आप देख लें। चार्ल्स स्किनर के अनुसार अधिगम का वक्र किसी दी हुई क्रिया में उन्नति या अवनति का ब्यौरा है। गेट्स ने क्या बताया है, अधिगम का वक्र सीखने की क्रिया से होने वाली गति और प्रगति को व्यक्त करता है। तो इस प्रकार आपने अधिगम के वक्र को देखा। जो अधिगम का जो वक्र था वो क्या था, सीखने की गति को रेखा के माध्यम से ग्राफ पेपर पर व्यक्त करना या प्रदर्शित करना अधिगम का वक्र कहलाता है। अधिगम के वक्र में क्या था, धनात्मक वक्र था, उसमें जो अधिगम की दर थी पहले धीमी थी फिर तीव्र हुई, ठीक है, पहले धीमी फिर तीव्र। और ऋणात्मक में पहले तीव्र फिर धीमी, ठीक है, ऋणात्मक यानी कमी, तो बाद में कमी आएगी। सरल रेखीय, तो इसमें क्या है, सदैव अधिगम की दर सदैव एक समान। मिश्रित में क्या है, धीमी तीव्र धीमी तीव्र, इस प्रकार। तो ये आपको क्या है, आपको डीएलएड में पॉइंट टू पॉइंट पढ़ना होगा, तभी आप 40 प्रश्न कर सकते हैं, जो आपका 50 नंबर का पेपर होता है। डीएलएड प्रथम सेमेस्टर में 50 नंबर के 3 पेपर होते हैं। कौन कौन से, बाल विकास, शिक्षण अधिगम के सिद्धांत और सामाजिक। डीएलएड के एक दिन में 3 पेपर होते हैं। अभी डीएलएड के सेकंड सेमेस्टर के पेपर चल रहे हैं, तो आज 20 तारीख है,
और 19 तारीख से चल रहे हैं, यानी 19, 20, 21 3 दिन में 7 पेपर होंगे डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के। तो आपके भी लगातार 3 दिन पेपर होंगे और 3 दिन में आपको 8 पेपर देने होंगे। पहले दिन 2 पेपर, फिर 3 पेपर। तो आप समझ लें कि आप उसी प्रकार पढ़ें, पॉइंट टू पॉइंट पढ़ें, जिससे आपको याद रहे। रिवीजन नहीं कर पाओगे, ये आप सोच लें। ये हाई स्कूल इंटर बीए बीएससी नहीं है, ये डीएलएड है। हम जो आज आपको बता रहे हैं, जब पेपर होगा तभी भी हम यही बात कहेंगे कि हमने आपको पहले बताया था। जो हमसे जुड़े हैं वो अच्छे अंक लाते हैं। आप देख सकते हैं हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है ये है, आप आज जो स्टेटस लगा है उसे आप देख सकते हैं। जो भी हमने पढ़ाया है वो सभी छात्रों ने कमेंट करके बताया है कि फंसा है। क्यों फंसा है? कोई हम भगवान तो है नहीं कि हम पेपर बना रहे हैं, क्योंकि हम सिलेबस पढ़ाते हैं। जब आप सिलेबस कंप्लीट पढ़ेंगे, किसी भी शॉर्टकट चक्कर में नहीं रहेंगे। अगर मॉडल से आप पढ़ते हैं तो मटेरियल कम पड़ जाएगा, क्योंकि मॉडल में सब सिलेबस कंप्लीट नहीं होता है। बुक्स से पढ़ेंगे तो बुक्स में क्या है, इतना लेंथी है कि एक दिन में यदि 3 पेपर देने होंगे तो 3 विषय की बुक आप याद नहीं कर पाएंगे पूरे माइंड में। इसलिए पॉइंट टू पॉइंट पढ़ना पड़ेगा, सिलेबस भी कंप्लीट हो जाए और आपको याद भी रहे। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, अधिगम वक्र की परिभाषा हमने आपको बता दी है। अब देखते हैं सीखने में पठार। पठार क्या होता है, पठार को समझते हैं। सीखने की उस प्रकार की अवस्था, किस प्रकार की अवस्था? कि सीखने की उस प्रकार की अवस्था जिसमें सीखने की उन्नति रुक जाती है। जो सीखने में वृद्धि हो रही है या उन्नति हो रही है वो रुक जाती है। तथा अधिगम वक्र रेखा, जो अधिगम वक्र रेखा अभी हमने आपको बताई थी, वह ऊपर या नीचे के स्थान पर समांतर चलने लगती है। अधिगम में पठार कहलाता है। तो इस प्रकार आप समझ गए कि अधिगम का पठार क्या होता है। जब सीखने की जो यानी अधिगम वक्र रेखा है ऊपर नीचे न चलकर समांतर चलने लगती है, तो वह क्या है, अधिगम का पठार कहलाता है। सीखने में पठार के कारण क्या हैं? क्या कारण हैं कि पठार बनने लगता है या पठार, जैसे हम सीख रहे थे, सीखने में वृद्धि हो रही थी, फिर यकायक वृद्धि रुक गई, जो रेखा है वो सीधी चलने लगी, तो ये क्या कहलाएगा, पठार कहलाएगा। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है कि सीखने में वृद्धि अब रुक गई है? इसके क्या कारण हैं देखते हैं। सीखने की अनुचित विधि, जो अध्यापक है वह अनुचित विधि का प्रयोग नहीं कर रहा है, जिससे छात्र सीख नहीं रहे हैं। परिपक्वता का अभाव, हो सकता है छात्र परिपक्व नहीं है। रुचि का अभाव, छात्रों में रुचि नहीं है सीखने के प्रति। जिज्ञासा तथा प्रेरणा का अभाव, ये अध्यापक को करना पड़ता है कि छात्रों में जिज्ञासा उत्पन्न करे, प्रेरणा उत्पन्न करे। सीखने की विधि में निरंतरता परिवर्तन, आप सीखने की विधि में निरंतर परिवर्तन लाएंगे तो छात्र नहीं सीखेंगे। सभी छात्रों को पता है कि हम या PS24 या परीक्षा स्टडी 24 पर जो टॉपिक है उसका अर्थ समझाया जाता है। तो यहाँ पर वही छात्र पढ़ते हैं जो हमारे पढ़ाने के तरीके से समझते हैं या उन्हें लगता है कि इस प्रकार से हमें पढ़ना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, सीखने में पठार को दूर करने के उपाय या निराकरण, क्या उपाय हैं। जो पठार आ गया है ना, कि पहले तो सीख रहे थे तीव्र गति से, अब वहीं पर रुक गए हैं सीखना। तो देखते हैं दोस्तों, सीखने की उचित विधि का प्रयोग करना चाहिए। सीखने वाले को प्रेरणा देनी चाहिए। कुछ समय तक सीखने के बाद विश्राम लेना चाहिए। सीखने के लिए उचित वातावरण होना चाहिए। सीखने की विधि में निरंतर परिवर्तन नहीं करने चाहिए। जिस कारण से पठार बना है उनका हम निवारण कर दें तो क्या है, सीखने में वृद्धि हो जाएगी। तो ये पॉइंट आप लिख सकते हैं, सीखने के पठार के कारण, सीखने के पठार को दूर करने के उपाय या फिर निराकरण में ये पॉइंट लिख सकते हैं। सीखने का स्थानांतरण, स्थानांतरण यानी स्थान का अंतरण, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान जाना स्थानांतरण कहलाता है। अब समझते हैं दोस्तों, सीखने का स्थानांतरण यानी अधिगम का स्थानांतरण या अंतरण, इस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं आपके पेपर में। यानी किसी
सीखे हुए ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में उपयोग करना सीखने का स्थानांतरण कहलाता है। आपने कुछ ज्ञान सीखा किसी एक माध्यम से, उसे दूसरे माध्यम में दूसरी परिस्थिति में प्रयोग करना सीखने का स्थानांतरण कहलाता है। या फिर आप ये लिख सकते हैं, ये आपके पेपर में पूछा भी गया है, जब पूर्व में सीखे गए ज्ञान का नवीन सीखे जाने वाले ज्ञान पर प्रभाव पड़ता है तो उसे सीखने का स्थानांतरण कहते हैं। तो इस प्रकार आप ये अर्थ में लिख सकते हैं। अब परिभाषा देखते हैं सोरेनसन के अनुसार। स्थानांतरण एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान, आपने एक परिस्थिति में कुछ ज्ञान अर्जित किया है, प्रशिक्षण और आदतों का दूसरी परिस्थिति में स्थानांतरण किए जाने का उल्लेख करता है। ये आप परिभाषा में लिख सकते हैं। अब समझते हैं सीखने का स्थानांतरण के प्रकार। कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार हैं। सकारात्मक या धनात्मक स्थानांतरण। इसमें क्या होता है, जब एक विषय में सीखा हुआ ज्ञान, ठीक है, आपने कोई एक विषय सीखा है, उसका सीखा हुआ ज्ञान किसी दूसरे विषय में सहायक हो तो उसे सकारात्मक, धनात्मक या अनुकूल स्थानांतरण कहेंगे। समझते हैं कैसे? गणित का अधिगम, यदि आपने गणित पढ़ा है तो भौतिकी के अधिगम में सहायक होता है। यदि आपने गणित पढ़ा है तो यदि आप फिजिक्स पढ़ेंगे यानी भौतिकी पढ़ेंगे तो ये सहायक होगा, क्योंकि उसमें न्यूमेरिकल करने पड़ेंगे तो गणित जोड़ घटाव गुणा भाग की जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट क्या है, एक टेनिस खेलने वाले व्यक्ति को बैडमिंटन खेलना आसानी से आ जाता है। ठीक है। नकारात्मक समझते हैं। नकारात्मक स्थानांतरण, जब एक विषय में सीखा हुआ ज्ञान किसी दूसरे विषय में बाधा बने तो उसे नकारात्मक या ऋणात्मक या प्रतिकूल स्थानांतरण कहते हैं। समझते हैं दोस्तों, हिंदी भाषा में गिनती सीखने पर, जो हिंदी भाषा की जो गिनती होती हैं, अगर कोई छात्र सीख लेता है तो फिर क्या है, अंग्रेजी भाषा की गिनती सीखते हैं तो हिंदी भाषा की गिनती की बनावट हमें अंग्रेजी भाषा की गिनती में रुकावट उत्पन्न करती हैं, यानी सहायक नहीं है। नेक्स्ट क्या है, अंग्रेजी कीबोर्ड, जो कंप्यूटर का कीबोर्ड होता है अंग्रेजी का, अंग्रेजी कीबोर्ड पर अंग्रेजी टाइपिंग सीखने के बाद हिंदी टाइपिंग करने में बाधा आती है, तो ये बाधक बनते हैं। शून्य स्थानांतरण, शून्य का मतलब ना तो सहायक हो ना बाधक हो। जब एक विषय में सीखे ज्ञान किसी दूसरे विषय में ना तो सहायक हो ना बाधक हो तो ऐसे स्थानांतरण को क्या कहेंगे, शून्य स्थानांतरण कहेंगे। जैसे भौतिक विज्ञान का ज्ञान संस्कृत की समस्या हल नहीं कर सकता। कबीर जी के दोहे व रहीम जी के दोहे याद करने में ना तो सहायता मिलती है ना ही बाधा। नेक्स्ट टॉपिक है अधिगम का स्थानांतरण के सिद्धांत या सीखने के स्थानांतरण के सिद्धांत। एक एक करके समझते हैं। मानसिक शक्तियों का सिद्धांत, या फिर इसे औपचारिक मानसिक प्रशिक्षण का सिद्धांत भी कहते हैं। नेक्स्ट है समान तत्वों का सिद्धांत या समरूप तत्वों का सिद्धांत, सामान्यीकरण का सिद्धांत, आदर्श एवं मूल्यों का सिद्धांत, पक्षांतर का सिद्धांत। एक एक करके इन्हें समझते हैं। मानसिक शक्तियों का सिद्धांत, यह अधिगम स्थानांतरण का सबसे पुराना सिद्धांत है। यह क्या है, अधिगम स्थानांतरण का सबसे पुराना सिद्धांत है। इसके अनुसार मानव मस्तिष्क में अनेक प्रकार की शक्तियां जैसे स्मृति, तर्क, विचार, कल्पना, अवधान, निर्णय आदि होती हैं जो कठिन विषय को सीखने में सहायक होती हैं। तो ये था मानसिक शक्तियों का सिद्धांत। नेक्स्ट है समान तत्वों का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार जब बालक किसी ज्ञान या अनुभवों से नवीन कार्य शीघ्रता से सीख लेता है तो उसे समान तत्वों का सिद्धांत कहते हैं। नेक्स्ट क्या है, सामान्यीकरण का सिद्धांत। एक एक करके समझते रहें कि सिद्धांत में क्या लिखना है। देखते हैं दोस्तों, सामान्यीकरण का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार जब बालक किसी कार्य, ज्ञान, अनुभव से कोई सामान्य नियम या सिद्धांत निकाल लेता है तो उसे सामान्यीकरण का सिद्धांत कहते हैं। नेक्स्ट है आपका
आदर्श एवं मूल्यों का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार बालकों में विकास के साथ साथ आदर्श एवं मूल्यों का गठन होता है, अतः वे जीवन भर उनका प्रयोग करते रहते हैं। पक्षांतरों का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार एक परिस्थिति से दूसरी परिस्थिति में सीखे गए ज्ञान का स्थानांतरण का आधार पक्षांतर है। सीखने का स्थानांतरण का महत्व, क्या महत्व है, एक एक करके समझते हैं। यह शिक्षण कार्य को सरल बना देता है। यह बालक के भविष्य का निर्माण करता है। इसके द्वारा बालक नवीन समस्याओं का समाधान करते हैं। कोई समस्या आती है नई, उसका सामना कर सकते हैं, उसका हल निकाल सकते हैं। बालक को किसी विषय में सीखने में सहायता मिलती है, यानी कोई भी विषय सीखेंगे उसमें कुछ ना कुछ सहायता मिलेगी। तो इस प्रकार हमने अधिगम का ये टॉपिक आपको कराया। यदि हम आपको 1 घंटे पढ़ाते हैं तो इस टॉपिक को आपको कम से कम 2 घंटे तो पढ़ना ही पड़ेगा। कहने का मतलब है हम आपको तरीका बताते हैं, करना आपको ही है। जितना अभ्यास करेंगे आप उतना आपको डीएलएड सरल लगने लगेगा। यदि आप अभी मेहनत कर लेंगे तो आगे चल के आपको आराम मिलेगा, आपकी नौकरी लग जाएगी। यदि अभी आप आराम करेंगे तो आगे चल के आपको दिक्कत होगी। नमस्ते दोस्तों, आपको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, जिससे उन छात्रों तक ये वीडियो पहुंच जाए जो डीएलएड कर रहे हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। थैंक यू दोस्तों।